Come back on. I'm outside right now. Yeah. What that? हेलो या ऑडिबल आवाज आ रही मेरी आप लोगों को कैन यू हियर मी Yes, sir. ओके ग्रेट ओके माय नेम इज संजीव चौधरी एंड कुछ बातें कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में ठीक है ना सो और वेलकम टू 11th फर्स्ट और इसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं ठीक है ना चलिए आज बातें करते हैं केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे हम लोग ठीक है so let's start going okay I'll have a screen for you 1 minute just a minute एक सेकेंड I hope you're able to see the screen just in a second okay ये screen नजर आ रहा है can you see this Yes, sir. Yes, sir. okay great let's start चलिए हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में और बातें करेंगे कुछ साल पहले की ठीक है और ये एक डायरेक्ट इंट्रोडक्शन है आपके बहुत बड़े चैप्टर का 11th स्टैंडर्ड में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है इसके बारे में हम बातें करेंगे एटम आप लोगों ने सुना है बराबर ना एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एटम राइट Yes, sir. so we'll talk about atom and let's see आपने जो सुना था जो किया था वो सही था या उसमें कुछ चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक है एक छोटा सा टेस्ट भी होगा ठीक है लास्ट में हम लोग एक टेस्ट भी ले लेंगे छोटा सा और उसमें हम लोग ये भी देख लेंगे कि आज क्या समझ में आया ठीक है सो लेट्स स्टार्ट ओके ग्रेट ऑलराइट नाउ लेट्स गेट गोइंग बात करते हैं हम लोग अर्थ के बारे में और आई शो यू द अर्थ ओके बात करते हैं अर्थ के बारे में और ये है अर्थ ओके मदर अर्थ एंड इसको बने हुए कई साल हो गए एक एस्टिमेट लगाया गया कि कितने साल अर्थ को बने हुए हो गए होंगे तो दे से इट इज राउंड अबाउट 2 बिलियन ईयर्स यानी करीबन 2 बिलियन ईयर्स 200 करोड़ साल पहले अर्थ बनी थी जब अर्थ बनी थी इट वाज अ फायरबॉल हॉट फायरबॉल ठीक है और ये अर्थ जो थी धीरे धीरे समय के साथ में इट वेंट ऑन बिकमिंग कूलर ओके और एक टाइम आया जब अर्थ बहुत कूल हो गई और हमको मिले उसके अंदर 3 स्टेट्स ओके एक हमारे पास में था जिसको हमने कहा सॉलिड सॉलिड में ऐसा समझिए कि हमारे पास में थे जैसे रॉक्स सॉइल माउंटेन्स तो ये सब मेरे सॉलिड हो गए ठीक है ना
उसके बाद मेरे पास में था, ये तो सॉलिड थे, और उसके बाद दूसरा था हमारे पास में, उसको हम लोग ने बोला लिक्विड। तो लिक्विड में you have got something which is called as water. Why? Because 70% of the earth's surface is covered with water. यानी अगर आप देखेंगे तो धरती का 70% पार्ट is covered with water, or the earth is covered with water, liquid. And the third one was gas. Okay, that is in the form of atmosphere. So that is in the form of atmosphere. So I got three things: one solid, another liquid, and another one is gas. All right. Okay. Now this all when we club together, अगर इसको मैं क्लब कर दूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मैटर. करेक्ट? ये आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? Everybody understands this. It's called as matter, right? So matter is the one which is made up of solid, liquid, and gas. Okay. You have got your chat box also, and whatever the things you want to write, आप वहां पे लिख सकते हैं. ठीक है, मैंने चैट बॉक्स ओपन करके रखा है. कोई भी परेशानी कुछ है तो you can just stop me out, or if you have any problems you can let me know. Okay. It is your forum, it is your place where you can ask anything which you want. चिंता मत कीजिए, जो पूछना है पूछिए. ठीक है, go ahead, and that is the real thing we are doing is the first chapter, and you will understand how much important is atom for us. Okay. Any problems so far? किसी को कोई problems? Yes or no? No. Okay, so what you will do is, what I'll do is this. See, I'll do one thing over here for you. Okay, I'll put here okay. Okay, at different point of times I'll put on okay, and what you do is why, you can put is why, so I'll know that we are all together. Okay, if there is any problem you can stop me, sir, and Mike is there with you, so that is not a problem at all. Clear? So when I say okay, and you will say okay why, just put a why, enter, so I come to know okay, like everybody is going in the right direction. Clear? You can put a y or a n. Okay, so we come to know here. The chat box is there. Just put a y for a start. Can you see the chat box? Yeah. Okay. Yeah. Divya, I received your answer. Okay. Lavanya, yes. Anushka, okay. Neha, all right. Yeah. Yes. These are the answers I've received. Yes. Okay. Great. Let's start moving ahead. Okay. All right. Now these are called as matter. That means एक बात तो पक्का है कि हमारे पास में मैटर के अंदर 3 स्टेट होते हैं. लोग कहते हैं 4 होता है, 5 होता है. We have to know that it is the basic states which are there: solid, liquid and gas. तो एक बात तो पक्की हो गई कि मैटर के अंदर, मैटर में if something is there, it is supposed to occupy the space. तो जो भी होगा ना वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ जगह तो ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा. So matter occupies space. I'm writing here. Matter occupies space. Now, solid, liquid, gas, ये कुछ था. धरती पे उस समय बहुत कुछ था. ठीक है. Went on. ठीक है. और समय निकलता गया. धरती कूल होती रही. सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हमको मिल चुके थे. ठीक है. और साथ में सालों के अंदर उसके बाद प्लांट लाइफ आई, एनिमल लाइफ आई, और उसके बाद हम आए, होमो सैपियंस, जैसे बायो में कहा जाता है, हम लोग आ गए. और हम लोग ने जब हम आए तो हमने एक ही चीज की, वी स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग ने पूछने शुरू किए, और इन सब से एक चीज आई विच वाज कॉल्ड एज साइंस. और साइंस के अंदर अलग अलग बाइफिकेशन होते चले गए. एक हुआ फिजिक्स, एक हुआ केमिस्ट्री, एक हुआ बायोलॉजी, एंड सो मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस. और अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में. नाउ एवोल्यूशन होता रहा,
काम होता रहा समय के साथ साथ, और हमको ये मालूम पड़ा कि आपको कुछ भी करना हो, आपको साइंस में कुछ भी करना हो, उन सब का गेटवे या जिसके थ्रू आप जाएंगे, दैट इज ओनली केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज, chemistry today is called as by one word, which is what? Central science. It is called as central science. Okay? मतलब क्या? कुछ भी करना हो आपको लाइफ में, तो जो भी चीज करना हो तो आपको केमिस्ट्री के थ्रू ही करना पड़ेगा. ऑप्शन आपके पास में है नहीं. ठीक है? आप देख लो, आज आपको अगर कोई भी चीज चाहिए तो वो केमिस्ट्री के थ्रू ही चाहिए. ठीक है? आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है, और ये बनी हुई है सबसे छोटे पार्टिकल से, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एटम. ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एटम. दैट यू हैव बीन हियरिंग, राइट? सो एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन मैटर और एलिमेंट. दुनिया के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई होता है तो वो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, विच इज एटम. एटम से छोटा कुछ नहीं होता, नथिंग इज दैट. और एटम के बगैर कुछ भी नहीं होता. अब आपको एक बात बता दूं कि आपका जैसे कितने एटम्स होंगे उसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए. आपकी उंगली है, इफ इट्स योर फिंगर, फिंगर का एक कोना है, ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फिंगर, बहुत छोटा सा, उसमें भी लाखों एटम्स होंगे, क्रोस एंड क्रोस ऑफ एटम्स होंगे. ठीक है? तो इतने एटम्स हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, विच आर देयर, एंड दे आर फ्रॉम मैटर. मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इज कॉल्ड एज व्हाट? एटम. इज दिस क्लियर? राइट? एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, आपको जो भी करना हो आपको एटम के थ्रू ही करना होगा. अब आप कोई भी चीज बना लो आज दुनिया में, एटम चाहिए अभी, और केमिस्ट्री चाहिए सबसे पहली बात तो. ठीक है? तो एटम से हम दुनिया की हर चीज बना सकते हैं. ठीक है? और उसकी सारी स्टडी कहां होती है? केमिस्ट्री में. इसीलिए केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? सेंट्रल साइंस. ठीक है? और हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे बाद में कि केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस, और केमिस्ट्री के थ्रू ही सारा काम होगा, किसी और के थ्रू नहीं होता. ठीक है? बाद में आप भले स्पेशलाइजेशन जो करना है वो करें, लेकिन जो शुरुआत होनी है वो केमिस्ट्री के थ्रू होगी, क्योंकि हर छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम. इससे छोटा कुछ नहीं होता. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको? यू कैन ओपन योर माइक एंड स्पीक ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास बोलिए, जो बोलना है बोलो. आप ही का फॉरम, आप ही की जगह. ठीक है? सो हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? एटम के बारे में करेंगे. ठीक है? तो लिख लीजिए, पहले एक स्टेटमेंट लिखिए. एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible, atom is the smallest indivisible, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, indivisible particle of an element or matter. Clear है? Fine? Yeah. Now let's talk about this atom. तो चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री ट्रेस कर. So write down one word, history of atom. हिस्ट्री. ये रहा मेरा ईयर जो मैं लूंगा यहां पे. इसके बाद साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट जो भी होगा उसका नाम, और क्या कहा उसने, व्हाट अबाउट एटम्स. ठीक है? पहला जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आया वो आया 460 बीसी में. कहां पे? 460 बीसी, यानी क्राइस्ट के पैदा होने के 450 साल पहले. क्राइस्ट के पैदा होने के 450 साल पहले, 460 बीसी. ठीक है? बिफोर क्राइस्ट देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था डेमोक्रिटस. देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज डेमोक्रिटस. ओके? उस समय जबकि टेक्नोलॉजी नाम की तो चीज ही नहीं थी, क्योंकि ना तो लाइट थी ना कुछ था,
460 BC की बात कर रहा हूं, यानी क्राइस्ट के पैदा होने के 450 साल पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम लोग कहेंगे एटोमॉस। ही गिव द नेम एज एटोमॉस, यानी इससे छोटा कुछ नहीं होगा कभी 460 BC में। लोगों ने कहा पागल है, एविडेंसेस नहीं थे ना, कुछ था नहीं, तो बोल के क्या होगा, ठीक है। तो लोगों ने माना नहीं इसको, बोले ऐसे ही बोलते रहता है, और वो बोलता रहा कि सबसे छोटा पार्टिकल। अब आप सोचो, इमेजिन करो उस टाइम पे जब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते होंगे, मुख्य भाषा, ठीक है, दे कुडंट स्पीक टू ईच अदर। उस समय जस्ट भाषा का रिलेशन होना शुरू हुआ, एंड दिस पर्सन सेज यस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज एटम। लोगों ने बात बोला छोड़ दो इसको, फॉरगेट इट। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस नथिंग कुड बी डन, ठीक है। इसके बाद 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी मतलब 600 ईयर्स, तो 600 and 460 यानी 1000 ईयर्स के बाद 6th AD, यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के डेथ के 600 साल बाद एक इंडियन फिलोसोफर था, एक इंडियन फिलोसोफर था, उसका नाम था महर्षि कर्नड, महर्षि कर्नड, KARNAD, कर्नड। उसने कहा दुनिया का अल्टीमेट पार्टिकल, दुनिया का अल्टीमेट पार्टिकल इज एटम, यानी अल्टीमेट पार्टिकल हो गया और इससे छोटा कुछ नहीं होता, अल्टीमेट पार्टिकल। और उसको उसने एक नाम और दिया जो बताता है कि वो हिंदुस्तानी था। वो नाम था उस पार्टिकल का, एटम का, हिंदी में परमाणु। नाम सुना है आपने, परमाणु? परमाणु। 2-3 साल पहले जॉन अब्राहम की एक मूवी भी आई थी, है ना, परमाणु, विच वाज व्हाट, यस, एटम बॉम्ब, जो इंडिया ने पहली बार अपने लिए बनाया था। देखिए, वर्ल्ड में एक ट्रीटी हुई है, उस ट्रीटी के हिसाब से नन ऑफ द कंट्री कैन हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स इन देयर पोजीशन, कोई भी नहीं हो सकता। और याद रखिएगा, हिरोशिमा नागासाकी, इस पे बॉम्ब डाला गया था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 डाला गया था, और उसका इंपैक्ट इतना क्रिएट हुआ क्योंकि वर्ल्ड वॉर था, एटम बॉम्ब डाल दिया। अब जहां डाला हिरोशिमा में, आज उस चीज को हो गए करीबन 80 साल, 80 years has passed, लेकिन आज भी वहां पे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बच्चों के किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, विकलांग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जीन्स म्यूट हो गए, ठीक है, जीन्स में चेंजेस आ गए, जबकि उसके पहले कुछ नहीं था। हिरोशिमा नागासाकी इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन जापान, लेकिन डालने के बाद में इट वाज सच अ बिग डिजास्टर कि उसके बाद सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए। लेकिन ये डिसाइड किया गया कि अगर एक ने डाला तो दूसरा भी डालेगा, जो भी कैपेबल है वो जरूर डालेगा। इसके लिए डिसाइड किया गया कि कोई भी कंट्रीज, एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, किसी के पास भी नहीं होगा। तो आज, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, सारी कंट्रीज के पास है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको अलग अलग टुकड़ों में रखे। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में एटम बॉम्ब हाथ में है या न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे हाथ में है, करेक्ट, इंडिया के पास भी है। और लोगों ने, जैसे अमेरिका ने, रशिया ने अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए बहुत सारे ब्लास्ट किए, ठीक है, अंडरग्राउंड ब्लास्ट किए, और वो नजर रखते थे कि दूसरी कंट्रीज हमारे बराबर नहीं आए। तो इंडिया ने भी उस समय, वो पिक्चर में जब दिखाया गया परमाणु में, तो दिखाया गया कि इंडिया ने भी अपने आप को वहां पे बचाया, अपने आप को, और एक एटॉमिक ब्लास्ट किया नीचे, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि वी कैन ऑल्सो मेक एटम बॉम्ब। तो लोगों ने उस चीज को माना, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज इन सम ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, एटॉमिक कैपेबिलिटी। आज तो खैर बहुत है हमारे पास में। अगर आपको याद होगा तो 1.5-2 साल पहले एक न्यूज आई थी कि हम लोग ने चाइना की जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, उसको तो छोड़ दीजिए, जो मिसाइल्स और स्पेस स्टेशन हैं, वहां पे इंडिया ने उनकी एक सैटेलाइट को उड़ा दिया।
इंडिया ने 3 मिनट में यहां से सैटेलाइट स्पेस स्टेशन के अंदर उसको उड़ा दिया 3 मिनट में। तो आज हम लोग इतने केपेबल हैं कि लोग अब मालूम है कि इंडिया क्या चीज है, ठीक है। तो नाउ दे थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर अटैकिंग इंडिया बिकॉज वी कैन टेक एंड डू एनीथिंग। सो ये सब चीजें हुई। ये डेवलपमेंट कब हुए? जब हमको मालूम पड़ा कि एक एटम को कितना स्ट्रांगली यूज किया जा सकता है, एक एटम क्या होता है। और हमको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहली चीज है एटम का नॉलेज, जो हमको नहीं था। करेक्ट। सो 6th एडी में महर्षि कर्णट इसने कहा अल्टीमेट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम, और उसका नाम क्या रखा गया? परमाणु। लोगों ने इसके ऊपर भी विश्वास नहीं किया। अगर कर लिया होता ना, इंडियंस ने भी कर लिया होता ना, तो ये डिस्कवरी हमारे नाम पे होती। कुछ नहीं हुआ। ये तो तब नहीं हुआ, और उसके आने वाले 1200 साल तक भी कुछ नहीं हुआ। 1200 ईयर्स आफ्टर दिस, इसके बाद में 1808 1808, यानी अगर आप देखोगे तो मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 1200 ईयर्स, 1200 ईयर्स। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसका नाम था जॉन डाल्टन, और इसने दिया अपना फेमस एटॉमिक थियरी, जहां से हम लोग ने एटम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। इसके पहले तो मानते ही नहीं थे कि एटम नाम की कोई चीज भी होती है। सो 1808 में जॉन डाल्टन ने एक थियरी दी जिसका नाम था एटॉमिक थियरी। इज दिस वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ओके। आई जस्ट पुट एन ओके ओवर हियर एंड जस्ट ओके। फिर यहां से आगे चलते एक छोटा सा वीडियो भी देखते हैं साथ साथ में ऑन द वे। ओके, ऑलराइट। जब तक आप इसका आंसर करें, मैं वीडियो आई ट्राई टू होस्ट द वीडियो ओवर हियर। ओके, ऑलराइट। So this is a video which will be there, और ये any substance that has mass. Okay, I'll just share the video 1 minute, and this is for you internal, अपने लिए, हमारे लिए है ये, ठीक है ना? Yes. Let me know you can hear the sound or not. First thing. Yeah. Can you see this video? Yeah. And occupies space is called matter. Okay. आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Okay, great. चलो. It is made up of small particles called atoms that cannot be further divided. This idea was first proposed by the Greek philosopher Democritus back in 460 BC. However, due to the lack of scientific evidence, Democritus's ideas were considered mere speculations and ignored for 2000 years until John Dalton proposed the atomic theory of matter in 1808. Dalton proposed that atom is the ultimate particle of matter. तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है वो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता। सो atom is the smallest indivisible particle of an element. Okay, now here is one question for all of you. Divya, Anusha, Neha, whose names can I read right now? Okay, yes. So Anushka, okay. क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताएंगे कि अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? How many elements are there in the periodic table? Do not worry if the answer is right or wrong, बिंदास अटेम्प्ट करो। How many number of how many number of elements are there in the periodic table? चलिए, yes, you can type your answer and type it directly to me, direct message to me. Okay, don't type it overall. चलो, yes, anybody. Divya, very close, very close, that I can tell you, very close. Yeah, Anushka, yeah, Lavanya, Neha, Lavanya, dead accurate. Yes, it is. Yes, it is. I'm just waiting for 20 seconds. Okay, just to get the right answer.
Neha, Lavanya, both answers are right. Both answers are right. I am telling you right now. Yeah. Okay. Anybody else? Okay. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Akansha? Yes. Correct. Okay. Yes. The right answer is 118. We have got 118 elements. Correct. So in the periodic table, 118 elements are there. That's absolutely right. And what Dalton said, Dalton ने क्या कहा? उसने कहा हर एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जिसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, यू कांट सब डिवाइड, यू कांट डिवाइड इट अगेन, इज कॉल्ड एज एटम. बात समझ में आ गई क्या? ओके. सो सपोज इफ आई गॉट 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ठीक है. ऐसे हमारे पास में 118 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है एटम. ठीक है. सो व्हाट इज सेड वाज दिस, आई टेक इन हियर. ओके. यस. ओके. we'll go to the next page. Okay. He said smallest, ठीक है, atom is the smallest indivisible particle of element. Now see here, how do you say this out? Let's say for example, I've got an element and I've got the smallest atom for that. How I do that? See, I've got element is hydrogen. Okay. So my element is hydrogen. The smallest particle of hydrogen element is what? Hydrogen atom. Okay. So it will be what? Hydrogen atom. So it will be called as hydrogen atom. Clear? Got this? So the smallest particle of hydrogen element is hydrogen atom. So अगर मेरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो उसका एटम का नाम क्या होगा? स्मॉलेस्ट एटम का नाम क्या होगा? लावण्य, अगर ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एटम, दैट्स परफेक्ट. यस, ऑक्सीजन एटम. करेक्ट. दिस इज ऑक्सीजन एटम. इफ इट इज नाइट्रोजन एलिमेंट, it will be nitrogen atom. That means what? It was very clear कि कोई भी एलिमेंट होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने इस तरह से नहीं पढ़ा होगा. आपने जब पढ़ा तब अपने हिसाब से पढ़ा. करेक्ट. हमको ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट फंडे सारे आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे कि हमको काम कैसे करना है. सो हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन का सबसे छोटा एटम इज नाइट्रोजन एटम. तो उसने ये कहा एवरी एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, ओके, बिलोंगिंग टू दैट एटम इटसेल्फ. और उसकी प्रॉपर्टी, यानी ये हाइड्रोजन एटम की बात करता हूं, तो इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी विल नेवर चेंज. कभी जिंदगी में इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. चाहे ये हाइड्रोजन एटम किसी से भी कंबाइन कर ले, किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर ले, हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी कभी लाइफ टाइम में चेंज नहीं होगी. जैसी है वैसे ही रहेगी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाउ, इफ यू आर वंडरिंग हाउ. लेट्स टेक ऑन. लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन. ओके. एंड लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर बीइंग मेड फ्रॉम हाइड्रोजन. लेट्स इमेजिन हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद Cl. If hydrogen combines with Cl, it will give me what? Hydrochloric acid, HCl. Correct? मालूम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आता है ना सबको? HCl. करेक्ट. नेहा, राइट है ना? सही बोल रहा हूँ ना? ओके. ओके. ठीक है. उसके बाद में सपोज ये एक नाइट्रेट आयन से कंबाइन करता है, NO3, तो H will become HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड. ओके. बोला ठीक है, डन. इसके बाद में हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाता है H2O विच इज वाटर. ये कंबाइन करता है सल्फेट आयन के साथ SO4, तो बनता है H2SO4. नाउ व्हाई एम आई शोइंग दिस? मैं इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि हाइड्रोजन ने किसे कंबाइन किया है? क्लोरीन से कंबाइन किया है। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। हाइड्रोजन ने सल्फर से कंबाइन किया है। ऑक्सीजन से कंबाइन किया है। अलग अलग कंपाउंड्स बने हैं दुनिया में। एलिमेंट्स 118 है, 118 इज दैट, बट नंबर ऑफ कंपाउंड विच हैज बीन मेड इज मोर देन 30 मिलियन। 300 लाख कंपाउंड के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, मोर देन 300 लाख। और ये सोचिए 1808 तक, यानी उस समय तो हमको पता ही नहीं था कि एटम होता कैसे है, और आज उनको यूज करके मैंने 300 लाख कंपाउंड बनाए। कितने? 200 साल के अंदर। ठीक है, सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। हम लोग डेली आज नए नए कंपाउंड बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब क्या है, चाहे H कंबाइन करे Cl के साथ, H कंबाइन करे NO3 के साथ, H कंबाइन करे O के साथ, H कंबाइन करे S और O के साथ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं बदलनी। हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? अब उल्टा देखते हैं, टेक फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑक्सीजन। सो आई हैव गॉट ऑक्सीजन, सी हियर आई हैव गॉट ऑक्सीजन, राइट? सो ऑक्सीजन को आप अगर देखोगे तो ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, ऑक्सीजन एटम भी किसी से भी कंबाइन करेगा ना, उसकी प्रॉपर्टी कभी लाइफ में चेंज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी। हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एटम। इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी कभी लाइफ में चेंज नहीं होती, ये वैसी की वैसी रहती है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर और नॉट? समझा या नहीं? ठीक है, ओके। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स अगेन? वापस समझाऊं या इट्स ओके? ठीक है, आई एम जस्ट पुटिंग हियर, ओके। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक। इफ somebody wants to get it repeated, just put R. Just put R and I'll repeat the entire thing again. Okay, Lavanya, fine. Neha, Divya, okay. यार हाँ, ओके, अनुष्का, या सबका आंसर चाहिए यार। ओनली वाई तो डालना है, इतनी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। ओके, चलिए, ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर और हम बात करते हैं इसके आगे। तो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय डाल्टन कि हर एटम का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, अब इसने रूल नंबर 2 बनाया, और रूल नंबर 2 क्या था मालूम है? उसने बोला अगर मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इज इन विच स्टेट? H2 इज इन गैसियस स्टेट। मुझे मालूम है हाइड्रोजन गैस है। फिर उसने क्या बोला? अगर ये कंबाइन करता है किसी और से, जैसे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन भी गैस है, तो क्या बनेगा मेरे को? मुझे क्या मिलेगा? H2O, विच इज व्हाट? लिक्विड, यानी कि पानी। तो सोचो, मैंने सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, अगर आपको बैलेंस चाहिए तो मैं बैलेंस भी कर देता हूँ। आई विल जस्ट डू द बैलेंसिंग पार्ट ऑफ इट आल्सो। ओके, सो ऐसा नहीं हो कि क्या है ये 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ओके, अब डाल्टन ने क्या कहा? हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एटम के कारण है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन के कारण है। तो अभी हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब ये कंबाइन करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का, ठीक है, एक कंपाउंड बनता है वाटर का, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हाइड्रोजन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस, वाटर लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी आपके इंडिविजुअल एटम्स होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी तो वैसी ही रहेगी, लेकिन जब वो कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, मिक्सचर्स बनाएंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, so this was point number 2 which was given by Dalton. He said if the atom combines from different elements, the property changes. ओके, एक एग्जांपल और देता हूं, ये तो आप बिल्कुल एग्री कर जाओगे, ठीक है, कि हाँ यार इससे बढ़िया चीज तो हो ही नहीं सकती। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और ये बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, जब से केमिस्ट्री पढ़ा है ना, मेरे ख्याल से वाटर और इसको छोड़ के कुछ नहीं पढ़ा है। और वो क्या चीज है पता है? सोडियम और क्लोरीन। सुना है ना? सोडियम और क्लोरीन, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। जब देखो सर
टीचर्स यही एग्जाम्पल देते हैं, NaCl, NaCl, बराबर ना। ओके, लिखिए Na, लिखिए Cl। सोडियम, चलिए हम सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहा सोडियम, चलिए बात करते हैं। सोडियम इट्स अ मेटल, हमको पता है कि सोडियम एक मेटल होता है, ठीक है ना। और दुनिया के सबसे रिएक्टिव मेटल में से एक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ये एक। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं सोडियम को ऐसे ही रख दूं टेबल के ऊपर, छोड़ दिया, मैंने मेटल लिया छोड़ दिया उसको, तो ये क्या करेगा पता है, आजू बाजू में सोडियम कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ और बना देगा सोडियम हाइड्राइड, NaH। मैंने बोला यार ये तो डेंजरस काम कर रहा है ये। Na with H will give you what? सोडियम हाइड्राइड, NaH। ये सोडियम हाइड्राइड दे दिया। तो मैंने बोला काम करते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं। एयर में रख रहा हूं तो रिएक्ट कर रहा है, तो एक काम करते हैं पानी में डालते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के पानी में डाल दिया। जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला वाटर, तो इसने क्या किया, Na ने कंबाइन किया OH के साथ और क्या बनाया, NaOH। दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कली, NaOH सुना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते आए हो ना, NaOH HCl, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो अनुष्का बोलती है सर एक काम करते हैं, अगर इसको यहां भी रखा है तो भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसको ऐसी जगह रखें जहां पर ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो मैं बोला अनुष्का वो एक ही जगह है, और वो जगह कौन सी है, कैरोसिन। तो हम पढ़ते हैं कि जब सोडियम को कैरोसिन के अंदर रखा जाता है या अंडर कैरोसिन, इट डज नॉट रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट। और एक बात बता दूं कि ये क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर आप सोडियम का मेटल को लो और उठा के जोर से फेंको, जोर से सिर्फ उठा के फेंकोगे, तो ऑक्सीजन लगेगा और पानी में गिरेगा, इट विल रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर ऑल्सो एंड इट कैन कैच फायर। तो इट कैन कैच फायर ऑल्सो, तो ये फायर कैच कर सकते हैं। अब आप सोचो सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जोर से फेंका फायर लग गया। तो मैं बोला इसको बाजू में रखते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन के बारे में, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन जो है ना वो एक है पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। अगर लावण्य, अगर आपको मैं क्लोरीन के चेंबर में छोड़ दूं, क्लोरीन के चेंबर में छोड़ दूं, कितनी देर के लिए, 5 मिनट, मतलब लावण्य एंजॉय योर सेल्फ इन क्लोरीन, ठीक है। क्या किया मैंने, सारा एयर निकाल दी, हवा निकाल दी, और उस रूम में सिर्फ रखा मैंने क्लोरीन 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 क्लोरीन, और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अब लावण्य को कोई बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा आप सरवाइव नहीं कर सकते, कांट सरवाइव मोर देन 5 मिनट्स, ठीक है। क्यों, इतनी पॉइजनस गैस है, अगर आप इसको ब्रीदिंग करोगे तो चोकिंग हो जाएगा, आपके सांस रुक जाएगी, ठीक है। आप ब्रीदिंग करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, और डेथ हो जाती है 5 मिनट्स में। तो नेहा को जैसे ही मालूम पड़ा, भागी और उसने उठा के कैसे भी तो भी दरवाजा खोल के इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। शी सेव द लाइफ, ओके। सो Na दुनिया का सबसे रिएक्टिव मेटल में से एक है। Cl जो कि पॉइजनस गैस है, तो हम लोग को इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए ना, नो। बट यू सी दिस Na combines with chlorine to give the formation of सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक। अब आप सोचो कितना ड्रास्टिक चेंजेस है प्रॉपर्टी में। एक चीज जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल, क्लोरीन पॉइजनस गैस, ओ माय गॉड, आई कांट बियर इट। लेकिन दोनों कंबाइन करते और क्या बनते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये है नमक, जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलती, ठीक है। खाने में अगर नमक कम हो ना, तो आप अपनी मम्मी के सिर पे आ जाते हो, क्या बनाया ये, ठीक है। करते हैं ना हम लोग, बहुत करते हैं, वी शो लॉट ऑफ टेंट्रम्स। अभी थोड़ा कम करते क्योंकि मम्मी बोलती जा जा जाना, कहीं जा तो सकते नहीं, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द थिंग, द एंटायर सिनेरियो चेंजेस। एक पॉइजनस गैस, एक मेटल,
और सोचो मेटल के साथ एक गैस रिएक्ट कर रहा है, कैसे करता होगा, कैसे उसके एटम्स रिएक्ट करते होंगे, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यही चीज आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। यू कम टू नो व्हेन एन एटम रिएक्ट्स with one another, it gives the formation of a compound which is something very different from the normal one। ठीक है ना, बहुत बहुत ही डिफरेंट है, जो हम हमारे इमेजिनेशन की बियॉन्ड है, लेकिन हम देखते हैं उसको। सो इस कॉन्सेप्ट को देने का काम किया था जॉन डाल्टन ने। उसने कहा कि अगर दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग एटम्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जैसे सपोज इफ आई गॉट कॉपर, तो इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट कैन गिव मी कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। So something very different. Okay. Now if you see here sodium, sodium is a metal, so it is a solid. Chlorine is a gas. Now again this is a solid. So everything changes. Is this very very clear? समझ में आ गया क्या कि अगर आपके पास में अलग अलग एटम्स होंगे, कंबाइन करेंगे तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? राइट। So this was the second concept which was given. Okay, let's come back to the video first and then we go ahead. This theory is called Dalton's atomic theory. It postulates that all matter is composed of atoms that cannot be made or destroyed. All atoms of the same element. हाँ, एक चीज और, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दुनिया में जितना मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन ही तो है। दुनिया में जितना मैटर है, ना तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना बना सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो ना तो आप एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द फॉर्म बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय और मेक इट। ठीक है, यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Are identical. Different elements have different types of atoms. Chemical reactions occur when atoms are rearranged. So it will give the formation of copper oxide from atoms of the constituent elements. Dalton's atomic theory was able to explain the laws of conservation of mass, multiple proportion, and constant अब ये पोस्टुलेट्स थे जॉन डाल्टन के, और वो भी समझ लीजिए कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, जबकि बात 200 साल पहले की कर रहा हूं। हाँ, लाइट वाइट आ गई थी, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकली वी वर वेरी मच बिहाइंड। ठीक है, हम लोग एक एटम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत छोटा सा है। ठीक है, और हम लोग ने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। 1808 से लेकिन राउंड अबाउट 90 ईयर्स, यानी कि करीबन 100 साल तक वापस यही थी चलती रही कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, 1897 की बात करते हैं अब सीधा। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो 1808 में तो इसने बताया था जॉन डाल्टन ने, और अब बात करते हैं 1897 की। स्ट्रेट अवे हम लोग आ जाते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, जिसका नाम था जे थॉमसन। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। चलिए जे थॉमसन के बारे में बात करते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं सीधा स्ट्रेट ऑन। मैं आपको साथ साथ में वीडियो भी चलाता रहूंगा और मैं बातें करता रहूंगा आपसे, ताकि थोड़ा हम लोग तेजी से उस पर काम कर पाए। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा किक स्टार्ट करके आगे चल लेते हैं। ठीक है, यस, हियर ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको किया था जे थॉमसन ने। आप लिख लें, इसका नाम था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑल राइट। ओके, It had the side tube. ओके, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब आपको नजर आ रही है और कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ देखना और सुनना है। ठीक है ना, जरूरत होगी तो मैं, तो देखिए ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो आपके आंख के सामने है। ये बहुत छोटी सी ट्यूब है और इसमें से जितनी एयर है वो निकाल दी गई, और निकालने के लिए मैं साइड ट्यूब, ये दिख रहा है आपको यहाँ साइड ट्यूब, इससे भी बाहर कर देता हूं। और मैं क्या करता हूं, इसमें एक हाई वोल्टेज जनरेटर लगाता हूं। 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट ये जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। 10,000 वोल्ट।
आपने देखा होगा कितनी जगह हम लोग जाते हैं तो बड़े बड़े जनरेटर्स और डब्बे लगे होते हैं, उसमें भूत का साइन होता है, बराबर ना? उसका मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत डेंजरस है, बाजू में हाथ नहीं लगाना इसको, करेक्ट? इस तरह का वोल्टेज आपके घर के बाहर मेन रोड पे आप देखोगे, एक ऊपर से हाई टेंशन वायर जाते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है? इनमें होता है 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, ठीक है? और जब ये आपके प्रेमाइस में आते हैं, यानी आपकी जहां पे आपकी बिल्डिंग है उसके एरिया में आते हैं, तो वहां पे आने के बाद में क्या होता है, इनका वोल्टेज कम हो जाता है। 10,000 से हम लोग उधर लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं उसको, और वहां से आपका वोल्टेज आ जाता है 10,000 का जगह 4,000, 4,000। और जब भी आपके घर में आता है तो 4,000 नहीं होता, आपके घर में इसको और स्टेप डाउन करते हैं, आपके घर में आता है 240 वोल्ट, मालूम है ना? अगर आज का दिन अच्छा नहीं लग रहा हो, ठीक है, तो दिव्या क्या करना, जैसे ही लेक्चर खत्म होना, हमारे घर में इलेक्ट्रिकल प्लग्स हैं, एक में उंगली डाल देना, तबीयत बन जाएगी, ठीक है? इमीडिएटली इतना जोर से झटका लगेगा, आदमी एकदम जागृत हो जाता है कि क्या हो गया, करेक्ट? सो इतना वोल्टेज ऑफ करंट है। और हम लोग उसमें भी हमारा मोबाइल जो कि आजकल लाइफलाइन है, दुनिया में हमको किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फीज खींचते हैं, हम अपने आप में रहते हैं, ठीक है ना? ये आपका डिवाइस को चार्ज करने के लिए आपको एक चार्जर लगाना होता है जो 5 वोल्ट का होता है, और आपका डिवाइस चार्ज होता है, यानी कि मोबाइल चार्ज होता है 2 वोल्ट पे। तो आप सोचिए 10,000 वोल्ट के करंट को आपने कितने में कन्वर्ट किया? 2 वोल्ट में, अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो अगर ये 10,000 वोल्ट मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब को दूंगा तो सोचिए कितना करंट फ्लो करेगा इसमें। इज दिस क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो एक छोटा सा ट्यूब है, इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, देखो एक इलेक्ट्रोड इधर है कैथोड, और एक लगा हुआ है इधर एनोड, ठीक है? और इसको मैं दे रहा हूं 10,000 वोल्ट, और प्रेशर दे रहा हूं 0.1 mm, यानी मैं इसको 0.1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे रहा हूं, यानी प्रेशर बहुत कम, वोल्टेज बहुत ज्यादा। अब मुझे एक चीज मालूम था, दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल अगर कोई होता है तो वो है एटम। तो इतना वोल्टेज और प्रेशर तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो क्या हुआ, जब मैंने इसको लिया और रन किया तो क्या हुआ, देखो हाउ व्हाट हैपेंड नाउ। उसकी आवाज के साथ ही बता देता हूं, हैव अ लुक। मैंने वैक्यूम पंप भी लगाया ताकि सारी गैस इवैक्यूएट करूं, और सी व्हाट हैपेंड, हैव अ लुक। Fitted with a stopcock that connected with a vacuum pump to control the pressure of the gas or air contained inside the tube. Crookes observed that at a low pressure of 0.01 atmospheres, when high voltage of 10,000 volts is applied across the electrodes of the discharge tube, current इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकले 10,000 वोल्ट पे, और 0.01 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब मैंने वो प्रेशर अप्लाई किया था, इतने हाई वोल्टेज पे वो पार्टिकल निकले जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वो एटम से भी कुछ लग रहा था छोटे हैं, लेकिन क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है? ये निकले और जाके inside the tube. सामने वाले के ऊपर टकराए। To further study तो मैंने बोला इसको अगर फर्दर स्टडी करना है तो मैंने क्या किया, कैथोड से एनोड। कैथोड मेरा नेगेटिव था, यू कैन राइट डाउन, 2 चीज लिख लीजिए, कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था। मेरा कैथोड वाज नेगेटिव, एनोड वाज पॉजिटिव। और पार्टिकल ट्रैवल कर रहे थे कैथोड से एनोड, ये लिख लो, पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे वो लोग ट्रैवल कर रहे थे। ओके, ट्रैवलिंग। तो मैंने क्या किया, यहां पे अब की बार स्क्रीन चेंज कर दिया। इधर मैंने क्या कर दिया, इसको कोट कर दिया जिंक सल्फाइड से। किससे? जिंक सल्फाइड से, ठीक है? कोट तो कर दिया मैंने, और मैंने बोला अब की बार पार्टिकल इसमें स्ट्राइक करेगा तो देखते क्या होता है। अब जब यहां पे पार्टिकल स्ट्राइक किए तो देखिए क्या हुआ। the behavior of this current, he punctured the anode inside the cathode ray tube and coated the glass tube behind the anode with a fluorescent material, such as zinc sulfide, and then repeated the experiment. सी, यहां पे ग्लो नहीं था, यहां पे ग्लो आ गया, ठीक है ना? आप देखो इधर, देयर वाज नो ग्लो। इफ आई कैन जस्ट पुट इट बैक, या सी हियर, Material
such as सी देखो यहाँ पे ग्लो नहीं है, यहाँ पे ग्लो नहीं है, देखो repeated the experiment. सी इधर ग्लो आना शुरू हो गया। She noticed तो यह देखा कि ग्लो आ रहा है, इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स इस पे स्ट्राइक जरूर कर रहे हैं। क्या पार्टिकल हैं, कैसे पार्टिकल है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे मालूम था एटम से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। इतने सालों से 1808 के बाद भी मैं पढ़ते आ रहा था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन यहां पे मुझे कुछ पार्टिकल नजर आ रहे थे। अब ये पार्टिकल्स की खूबी क्या थी पता है? ये पार्टिकल ट्रेवल करते थे स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल हीट प्रोड्यूस करते थे, ये पार्टिकल के पास स्ट्रेंथ था। हैव अ लुक। a bright spot on the coating behind the anode, which confirmed two things. One, the current consisted of invisible ray of particles, some of which could pass through the perforated anode. Two, these rays were emitted out of cathode and moved towards the anode. These rays were named cathode rays. Some other facts about the cathode rays were discovered in 1897 by J.J. Thomson and other scientists through a series of experiments. In one of his experiments, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? फाइन विद एवरीबॉडी? ठीक है ना? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक स्पिंडल है जो आपको यहां नजर आ रहा है। अगर निकलने वाले पार्टिकल में ताकत होगा ना, तो ये स्पिंडल को घुमा के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाएगा। हैव अ लुक। Thomson observed that if a pinwheel is placed in the path of the cathode rays, the ray caused the pinwheel to rotate. This implied that cathode rays are made of material particles that produced a mechanical effect. So मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ताकत है इसके अंदर, इसके बाद एनर्जी एंड हीट। ये एक्सपेरिमेंट है He then उसका। observed that if a metal foil is placed in the path of cathode rays, it becomes hot. हॉट हो गया। This implied that cathode ray produced a heating effect. ओके, तो पार्टिकल्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पार्टिकल के पास में डेफिनेटली ताकत है, एंड पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हैव अ लुक। Thomson also observed that if a solid object is placed in the path of cathode rays, it produced a sharp shadow of the object. Therefore, he concluded that cathode rays travel in a straight line. तो कैथोड रेज एक ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, बराबर। तो तीन चीजें आ गई, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और साथ में एक स्पिंडल को घुमा रहा है, मतलब एनर्जी भी है, ताकत भी है। और मूवमेंट कहां से हो रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड विच इज नेगेटिव टू एनोड विच इज पॉजिटिव। इसका मतलब जो भी पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है, उसका चार्ज डेफिनेटली नेगेटिव है। क्यों? वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, करेक्ट। तो बोला ये बात तो प्रूव हो गई। और अगर इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भेजता हूं तो ये डायवर्शन करता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भेजता हूं तो डायवर्शन करता है। हैव अ लुक। When he applied an electric field to the setup, the cathode rays deflected towards the positive plate of the electric field. He observed the same result on applying a magnetic field. Therefore, he concluded that the cathode rays consisted of negatively charged particles. इसका मतलब इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मूव कर रहे हैं फ्रॉम कैथोड विच इज नेगेटिव टू एनोड विच इज पॉजिटिव। यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो बोला यार इनका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा, और जे थॉमसन ने इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन्स। So this were the particles which were discovered, ठीक है, and this was very much small as compared to atom. बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। हम लोग क्या समझते थे? एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये आज भी ट्रू है, लेकिन एटम से छोटा कुछ और नहीं होता, ये गलत है। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, इसका वेट होता है 10⁻³ ऑफ अ केजी। 10⁻³ कैन यू इमेजिन? शून्य के बाद शून्य लगाने हैं कितने? 31 जीरो, 0.00000, थक जाओगे गिनते हुए भी, ठीक है। 31 जीरो लगाओगे, उसके बाद जब लिखोगे तो ये उसका वेट आएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज एग्जिस्टिंग, एंड दैट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन विच हैज अ नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल राइट, चलिए हैव अ लुक। He named electrons. Through his experiments, Thomson also concluded
that the properties of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of the gas present in the cathode ray tube. This led him to the conclusion that electrons are the basic constituents of all atoms. Thomson then tried to calculate the charge tube mass. तो इसका मतलब ये बहुत श्योर हो गया कि एटम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और उसने क्या किया, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो, ये ऊपर वाला वायर नीचे वाला वायर, और नॉर्थ साउथ इज योर मैग्नेटिक फील्ड। और इसने क्या किया, स्ट्रेट इसको भेजा, तो क्या हुआ वो देखो। Ratio of electrons by applying electrical and magnetic field perpendicular to each other, as well as to the path of electrons flowing in a cathode ray tube. तो जब ये इसमें से निकला तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्शन हुआ, बिकॉज इट हैज टू गो स्ट्रेट तो सीधा गया, और बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे भी डाइवर्शन हुआ। तो इसका मतलब ये था कि जो भी पार्टिकल्स हैं जिसका नाम हम लोग ने इलेक्ट्रॉन रखा, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट करते हैं, और अगर आप अप्लाई नहीं करो उनको तो बिल्कुल सीधे जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे विदाउट एनी स्टॉपेजेस। बात समझ में आ गई? ओके, सो कंक्लूजन लिखिए, अब आपको लिखना है, ठीक है? कंक्लूजन छोटे में लिखिए। ओके, सबसे पहला वोल्टेज 10,000 लिख लो, वोल्टेज 10,000, प्रेशर 0.01 एटमॉस्फियर, प्रेशर 0.01 एटमॉस्फियर, ओके, और प्रेशर, ट्रैवल कैथोड टू एनोड, ट्रैवल कैथोड टू एनोड, that is negative to positive, that is from negative electrode to positive electrode. Okay. Hence charge on the particle, hence charge on the particle negative, hence charge on the particle negative, charge on the particle negative, charge on the particle negative. Name electron, name electron, gets diverted in electrical and magnetic field, gets diverted in electrical and magnetic field. तो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा। और इसका चार्ज ये आप लिख लो क्योंकि ये बहुत काम आएगा। चार्ज है -1.6 into 10 raised to -19 coulombs, 1.6 into 10 raised to -19 coulombs, coulombs, COLOUMBS, coulombs फैराडे जो आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ठीक है ना? तो -1.6 into 10 raised to -19 coulomb। अब इसका मतलब क्या हुआ? Atom is the smallest particle of the element, यानी अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है, अगर मेरे पास में हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन एटम। और ये एटम किसका बना हुआ है? एक पार्टिकल तो मालूम पड़ ही गया, कौन सा था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैंने बहुत बड़ा बनाया एच एटम जस्ट टू शो यू कितना बड़ा होगा, ठीक है? तो उसके अंदर हम लोग क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। फिर समय के साथ साथ, ठीक है, दो पार्टिकल और डिस्कवर हुए जो आपको मालूम है। एक का नाम क्या है? प्रोटॉन, करेक्ट, सुना है ना? प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? हाँ, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, करेक्ट, प्रोटॉन इज पॉजिटिव।
और एक और एलिमेंट मिला, और एक और चार्ज पार्टिकल मिला जिसका नाम था न्यूट्रॉन, जिसको कोई चार्ज नहीं था, देयर वाज नो चार्ज। ठीक है, ये डिस्कवरीज हुई। तो एक एटम के अंदर 3 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। यानी कि एटम इज मेड फ्रॉम 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और जब ये कंबाइन करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तब जाके एक एटम बनता है। ठीक है, तब जाके एक एटम बनता है। ठीक है, सो इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को नया नाम दिया गया, और ये था सब एटॉमिक पार्टिकल। इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, या इसको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल, या इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। सब एटॉमिक क्यों? एटम के छोटे छोटे पार्ट तो सब एटॉमिक, और या फिर फंडामेंटल। इनके बगैर आपका कोई भी एटम बन नहीं सकता। यानी एटम जिसको हम नहीं देख सकते, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और एक चीज बता दूं, एटम में ऐसे 10-12 पार्टिकल और होते हैं। 10-12 पार्टिकल। सोचो, एटम इतना छोटा सा है, आप समझ में आ रहा है? उसके अंदर मिजॉन्स, ऐसे अलग से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब प्रोड्यूस होते हैं एटम के अंदर। और आप जिसको देख नहीं सकते एटम को, ठीक है, उससे पूरी दुनिया चलती है। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम आना चाहिए। ये तो हम लोग ने अभी चालू किया है सर। ठीक है, फिर प्रोटॉन कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, न्यूट्रॉन कैसे करता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये टर्म्स हमने पढ़ा है। लेकिन इसकी शुरुआत और अंत एटम पे ही होता है। तो जब तक आपको एटम नहीं आता है ना, केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, और हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अरे लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है, कैसे होता है वो आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और जब तक आप केमिस्ट्री करते हो तब तक आपके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरत है तो ये है एटम, क्योंकि ये आपको सिखाएगा कोई भी चीज मगअप नहीं करनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम सही है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी केमिस्ट्री में, तो वो एक ही तरह से नहीं आएगी कि आपको एटम आता है। अगर आपको एटम आता है ना, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी में भी नहीं डरोगे। लेकिन जो पढ़ना है आराम से खुल के पढ़ना है, समझना है और काम करना है। नो मगअप। माय पॉलिसी इज नॉट टू मेक यू मगअप इवन वन स्टेटमेंट। आपको नहीं समझता है ना, आप 100 बार पूछो। नहीं समझता है ना, पूछो कि हाँ सर हमको ये नहीं समझ में आया। गेटिंग योर डाउट्स क्लियर्ड ऑन द स्पॉट एट द सेम टाइम आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप कर जाएगा कि आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर और नॉट? समझा या नहीं? ओके, आई एम पुटिंग एन ओके ओवर हियर, और आप लोग ओके डालेंगे, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, ओके। और कुछ भी पूछना हो इस स्टेज पे आप पूछ सकते हो। ओके, नेहा, लावण्य, अनुष्का, आकांक्षा, ओके, ओके। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट के बारे में। हाँ, अब आपको क्या करना है ये बताता हूं। टेस्ट तो आपको देना है, लेकिन पहली चीज ईमानदारी। ठीक है ना, ईमानदारी फर्स्ट। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, और आप आंसर कैसे दोगे मैं बता देता हूं, एक आंसर दिखाता हूं कैसे होगा। ओके, लेट्स इमेजिन द क्वेश्चन इज, ठीक है, पहली बार बातें कब हुई, विच ईयर। ठीक है, सो
You will write down here, okay? Just say first answer is the 1 dot dot, okay? Year was 460 BC, okay? 460 BC, the 1 dot dot. This is your answer, okay? Right? ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, अभी थोड़ी क्वेश्चन पूछूंगा ये वाला, ठीक है? हाँ, so 460 BC. तो आपका जो भी आंसर होगा अगर वो सही है तो आपका +1 हो गया, 1 मार्क, ठीक है? और अगर आंसर नहीं आया तो 0, 0. हम लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? निट वाला मार्किंग नहीं, अभी फिर सिंपल सिंपल, ठीक है ना? तो सिंपल सिंपल गेम खेलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन मेरी तरफ से होगा, ऑब्वियसली आंसर आपकी तरफ से होगा, ठीक है? तो आपको मिलेंगे 5 से लेके 10 सेकंड, 5 सेकंड पकड़ लो, 5 से 7 सेकंड में आराम से टाइप कर सकते हो, ठीक है? और स्टॉप बोलूंगा और बोलूंगा एंटर, तब आपको आंसर एंटर करना है, उसके पहले नहीं. मतलब मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपको टाइम दूंगा, उसके बाद बोलूंगा एंटर, तो आप टाइप करके रेडी करोगे, एंटर नहीं करोगे, क्योंकि क्या होता है ना, सबके आंसर एक साथ आने चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ता है एक ने दूसरे का आंसर देख लिया. हालांकि डायरेक्ट मैसेज भी देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी रख लेते हैं, ठीक है? राइट आंसर 1 मार्क, रॉन्ग आंसर 0, ठीक है? अब आप क्या करोगे, आपकी बुक के अंदर लास्ट पेज पे जहां पे भी है, पहले आप मार्क कर लो 1 से 15, 1 2 3 4 5 6 7 15 तक लिख लो. सबको आता है ना, 1 से 15 तक. सिर्फ मार्क करो 1 to 15, 1 2 3 4, बस सिर्फ उतना से लिख दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, ऑल राइट. जो भी आंसर आपका राइट है उसको कुछ नहीं करना, मार्किंग नहीं करना, ठीक है ना? जो भी आंसर गलत है उसको मार्क कर देना, ठीक है? तो 15 में से अगर 5 अगर आपके स्ट्राइक आउट हो गए तो क्या हो गया कि आपके 10 राइट थे, करेक्ट? एज सिंपल एज दैट. So 15 questions minimum are going to be asked and we start right now. सब रेडी है, ठीक है? 1 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट करके आंसर देना है, ठीक है? ताकि मालूम पड़े आपको कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप दे चुके. चलिए शुरुआत कर लेते हैं. नेहा, अनुष्का, लावण्य, ठीक है? आकांक्षा, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? चलिए. 460 BC के अंदर जिस साइंटिस्ट ने हमको बताया था एटम के बारे में, उसका नाम क्या था? ईमानदारी के साथ, कोई पीछे नहीं जाएगा, कोई किधर नहीं जाएगा, सीधा आंसर लिखो. आता है तो हाँ, नहीं आता है तो छोड़ दो. स्पेलिंग मिस्टेक की चिंता मत करो. अरे रुक जाओ लावण्य, मैंने क्या बोला? एंटर बोलना है मेरे को, ठहरो. ठीक है, अभी लिख दिया, बाकी एंटर. चलो. यस, करेक्ट है. यस नेहा, हाँ. चलिए 5 सेकेंड मोर टू आंसर. ओके स्टॉप. ओके, यस, आंसर इज डेमोक्रिटस. आंसर है इसका डेमोक्रिटस. आई एम नॉट कंसीडरिंग द स्पेलिंग तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिखी है, किसी ने तो डर्मिटस कर दिया उसको, ठीक है? जो भी कर दिया, लेकिन हाँ ये समझ लेते हैं डेमोक्रिटस है. तो जिसने भी लिखा है, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आप ईमानदारी से क्रॉस कर दोगे, ठीक है ना? क्रॉसिंग करना आपके हाथ में. क्लियर? स्पेलिंग नहीं पकड़ रहा, डेमोक्रिटस, डेमेटस जो भी है राइट है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2. 6th AD में एक इंडियन स्कॉलर था जिसने वापस बताया हम लोग को एटम के बारे में. उस स्कॉलर का नाम क्या था? एंटर बोलूं तब एंटर करना. रेडी करके रखो बस. आराम से इतना वक्त मिलता है, कोई टेंशन नहीं है. ओके, एंटर. आकांक्षा, हाँ ठीक है. चलो, राइट आंसर है महर्षि कन्नड़ लिखा है तो भी सही है, राइट. इट इज सेकंड इज राइट, ठीक है? तो महर्षि कन्नड़. और मेरे आंसर देने के बाद नहीं सर मी पण लिहिलं होता असं काहीच नाही, ठीक है? एक तो मेरे को मराठी नहीं आती तो टेंशन लेने का ही नहीं, ठीक है? हाँ, नहीं लिखा मतलब नहीं लिखा. मेरे आंसर बोलने के पहले तक टिक मार्क इज ओके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, महर्षि कन्नड़ ने जो अल्टीमेट पार्टिकल का नाम दिया था वो नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टिकल विच वाज गिवन बाय महर्षि कन्नड़? उस पार्टिकल का नाम क्या है? हिंट बताऊं क्या? नहीं अभी नहीं, ठीक है? एंटर. या
बिल्कुल राइट है। अनुष्का ये क्या है? एटोमिज्म नहीं है। नहीं, परमाणु। अरे मैं भी देखा, मैंने बोला ये क्या है, ये नए कुछ डिस्कवर कर दिया है। ओके, परमाणु है वो। तो या करेक्ट, इट इज द अल्टीमेट पार्टिकल विच इज परमाणु। ठीक है अनुष्का। ओके, तो यू कांट टेक इट। ओके, हाँ ये गलत है, हाँ एटोमिज्म। जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है नेशनलिज्म। ठीक है, बहुत सारी चीजें के इज्म याद आ रहे हैं मेरे को अभी। ठीक है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स टेक ऑन द नेक्स्ट वन। ऑल राइट, ओके। 1808 में, 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने जो थियरी दिया था उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द थियरी गिवन बाय जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन ने जो थियरी दी थी 1808 में, उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द थियरी? लावण्या। एंटर। यस, राइट, ये सही है। ठीक है, और ये आंसर है। यस, अनुष्का आंसर का वेट कर रहा हूं। आता है नहीं आता है? भूल गए? नहीं, ओके। आंसर इज एटॉमिक थियरी। इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर। ठीक है, बिल्कुल सही है, एटॉमिक थियरी। ऑल राइट, चलिए। एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन ने, उसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इतना बता देता हूं, उसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। उस के एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच वाज कंडक्टेड बाय जे थॉमसन इन द ईयर 1997? ईयर भी बता देता हूं, 1897, सॉरी नॉट 1997, 1897। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? ओके, एंटर। यस, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बोथ आर राइट। अगर डिस्चार्ज लिखा होता तो भी राइट था। परफेक्ट है ये। यस, कैथोड रेज, यस, टेकन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो कितना था? हाउ मच वॉज द वोल्टेज अप्लाइड? हाउ मच वॉज द वोल्टेज अप्लाइड? एंटर। यस, it was 10,000 volt. Yes, it was 10,000 volt. Yes, okay. प्रेशर कितना अप्लाई किया गया था? प्रेशर कितना अप्लाई किया गया था? In atmospheres, how many pressure? How much was the pressure? Enter. 0.01 atmosphere, and that's right. 0.01 atmosphere, correct. 0.01. All right. Okay. जो पार्टिकल्स निकले, the particles which came out traveled from which direction to which direction? एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड। और आपको उसमें उसका साइन मेंशन करना है साथ में। अगर कैथोड है तो उसका साइन क्या है, और एनोड है तो उसका साइन क्या है। पहली बात आपको ये बताना है ट्रैवल कहां से कहां कर रहे हैं। ठीक है, कैथोड टू एनोड कर रहे हैं या एनोड टू कैथोड, तो आप लिखेंगे ए टू सी या सी टू ए, और सी माइनस है या सी प्लस है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। करेक्ट, दोनों चीजें आपको लिखनी है। ओके, अनुष्का आंसर लिख दिया? ठीक है, चलो। ओके, यस इट इज। ओके, पहला पार्ट मिला है आंसर का, और ये बताना है यस विच इज नेगेटिव, विच इज नेगेटिव, इनमें से नेगेटिव क्या है अनुष्का? हाँ ठीक है, कैथोड। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव, और ट्रैवलिंग इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। सी माइनस ए प्लस। ओके, परफेक्ट। आकांक्षा परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट, नहीं नो प्रॉब्लम, वो चिंता मत करो। नेक्स्ट। ओके, ऑलराइट, एंटर बोलने के बाद ही लिखो, नहीं तो सबके आंसर अलग अलग होते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट वन, ऑलराइट।
आपको ये बताना है ट्रू या फॉल्स है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, इट गोज स्ट्रेट विदाउट डाइवर्शन, ट्रू और फॉल्स। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाला या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये बिल्कुल सीधा ट्रैवल करेगा। ये तो पहले भी ट्रैवल सीधा करता था, अभी भी ट्रैवल सीधा ही करेगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। अरे दिव्या रुको, ठहरो। अरे मैंने बोला किधर एंटर एंटर, चलो डाल दिया सब लोग आंसर। ठीक है, या इट इज फॉल्स। ओके, इट गेट्स डाइवर्टेड, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है या मैग्नेटिक फील्ड लगाया है तो वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इज फॉल्स। गुड, चलिए नेक्स्ट वन। ठीक है, ओके, आपको बताना है इसका चार्ज कितना होता है। इसका चार्ज कितना होता है, ठीक है, इस पार्टिकल का। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इलेक्ट्रॉन है, आपको सिर्फ बताना है इसका चार्ज कितना होता है। ठीक है, और 10⁻² लिखने के लिए आप कैप साइन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, या थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख दोगे तो भी समझ में आ जाएगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा लिख सकते हो वैसा लिखो, जैसा लिख सकते हो वैसा लिखो। ओके, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंटर। नहीं नहीं नहीं, आकांक्षा नहीं, लावण्या नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, गलत है ये। चार्ज पूछा है, चार्ज पूछा है, किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया इसका। ये आप जो लिख रहे हो ना, नेहा, हाँ राइट है, नेहा एक राइट है, बाकी सबका आंसर गलत है। आंसर है इसका, ये आंसर है जो नेहा ने लिखा है, मैं वो लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं ये आंसर इधर। ठीक है, आई विल कॉपी दिस फॉर यू। आप लोग जो लिख रहे हो ना 10⁻31 है ना, ये जो लिखा है ना आप लोग ने, वो उसका वेट है 10⁻31 ऑफ अ केजी, और ये है उसका चार्ज। ये बिल्कुल सही लिखा है नेहा ने, हाँ दिव्या ने भी लिखा है, अभी आया उसका, और ये एकदम डेड एक्यूरेट है। इट इज 1.6 इंटू 10⁻19 विद अ नेगेटिव साइन होता है, बट फाइन, इट इज -1.6 इंटू 10⁻19। 10⁻31 ऑफ अ केजी तो उसका वेट हो गया, बहुत छोटा सा। ठीक है, so that is the weight. This is the right answer for the charge, -1.6 into 10⁻19, ये हो गया। ठीक है, ऑल राइट। इलेक्ट्रॉन के अलावा दो पार्टिकल्स और होते हैं, तो आपको उन दोनों पार्टिकल्स के बारे में लिखना है कि उन पार्टिकल का नाम और चार्ज, उस पार्टिकल्स का नाम और चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के दो पार्टिकल के बारे में और बात होती है जो एटम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है, कौन से होते हैं, उसका चार्ज क्या होता है। एंटर। आकांक्षा, प्रोटॉन लिखा है एक, बाप रे, मैं एक तो बता भी दिया ठीक है अभी। ओके ओके, एक ही लिखा है, दूसरा नहीं लिखा है, दोनों आंसर चाहिए। ओके, नेहा राइट है, ये बिल्कुल सही है। यस, नेहा ने एक, या पूरा आया है। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गया? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड, बिकॉज सब लोग ने लिखा नहीं है इसमें। आप वो मिल गए 12 डॉट डॉट 11 डॉट डॉट, कितने क्वेश्चन हो गए? 11, ओके 11। तो दिव्या ने लिखा है 11, ओके, तो 11 क्वेश्चन हैज बीन डन विद। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, आपको बताना है, इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो आपको उन दोनों में से एक नाम देना है, कोई सा भी, दो नाम आप दे सकते हो। यू कैन गिव एनी वन ऑफ द नेम विच इज गिवन टू इट। ओके, यू विल राइट 12 डॉट डॉट, इसलिए बोल रहा हूं जल्दबाजी मत करो। 12 डॉट डॉट, राइट डाउन द नेम विच इज गिवन टू इट। दो है नाम, कोई भी एक नाम चलेगा। एंटर।
ओके ओके नेहा, यस यस, नेहा ने दोनों नाम दिए हैं, लावण्य ने भी दोनों नाम दिए हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन नो प्रॉब्लम्स, यस, द आंसर फॉर दिस इज दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या इनको कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, दोनों में से एक। 12 क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, ओके, 12 क्वेश्चंस हैज बीन डन विद, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13, ओके, सॉलिड लिक्विड गैस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सॉलिड लिक्विड गैस को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? व्हाट इज सॉलिड लिक्विड गैस कॉल्ड एज? Anushka, I'm getting all your answers. Subatomic particle, I saw it. Yeah. हाँ, अनुष्का मैं देख रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं सिर्फ। ठीक है, ओके, what is solid liquid gas called as? Enter. Okay, only 2 answers, 5 सेकेंड और। आकांक्षा, नहीं, ये नहीं चलेगा, नहीं, वेट, 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0, दैट्स इट, स्टॉप। ओके, राइट आंसर 2 लोग ने दिया है, दिव्या और नेहा ने, ठीक है। आंसर है पहली बात तो मैटर, ठीक है, और आकांक्षा आपने लिखा है स्टेट्स, किसका स्टेट? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यस, इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट है ना सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, अच्छा लावण्य, या यू आंसर्ड, आई डिडंट सी दैट, सॉरी, ओके, 1 मिनट, वो आ गया होगा, मैं नीचे आ गया ना, तो गेटिंग माय आंसर। लावण्य, यस मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, यस लावण्य बिल्कुल सही है, ये करेक्ट। सो ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस, प्री क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल राइट, ठीक है। नाउ we have got solid liquid gas at 3 states of matter जो होते हैं, ठीक है। आपको देना है लिक्विड स्टेट का एक एग्जाम्पल, बहुत इजी पूछ रहा हूं, लिक्विड स्टेट का एक एग्जाम्पल। लिक्विड स्टेट का एक एग्जाम्पल, एंटर। लिक्विड स्टेट का एक एग्जाम्पल, यस, वाटर, करेक्ट, बिल्कुल सही है, वाटर, राइट, ओके। लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, ओके, चलिए। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आ गए हमारे पास में, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये बता दूं ये इंटरकन्वर्टिबल है, जैसे अगर आपके पास में अगर सॉलिड है तो आइस हो सकता है, वाटर को अगर मैं लूं तीनों के लिए, तो अगर सॉलिड स्टेट में तो आइस हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में तो वाटर हो जाएगा, और अगर गैसियस स्टेट में है तो वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वाटर को यानी कि आइस को वाटर में, वाटर को वाटर वेपर में, वाटर वेपर से वापस वाटर में, और वाटर से वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट यूज करके, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ओके, यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? How many number of elements are present in the periodic table? Enter. Yes, there are 118 elements, and that is the right answer. That's the right answer. Perfect. ठीक है, गुड, चलो टेस्ट ओवर। पहली बात तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब बारी स्कोर की, अब स्कोर तो पूछूंगा ना, तो चलते हैं हम लोग स्कोर पे। ओके, चलिए मैं बोलूंगा उसके हिसाब से चलते हैं। चलिए, कोई ऐसा है जिसको 15 on 15 मिला है? पहली बात, एनीबडी हु इज स्कोरिंग 15 on 15? अच्छा, कोई 15 पे नहीं पहुंचा, ओके, 14। अच्छा, नेहा कितना है? स्कोर डालो, ऐसा डालो ना, 14 on 18, 14 on 15, 15 on 15, 15/15 डाल दो। कितना मिला? या एक ही डालो, वो भी चलेगा।
15, 14 जो जितना मिला वो डालो. ओके. नेहा. ओके. अनुष्का इज ओके. अनुष्का 13, दिव्या 14. नेहा कितना मिला डालो. टाइप करो. ओके ग्रेट. ओके नेहा 15, लावण्या 13. ओके और कौन है? हो गए सब लोग? ओके चलिए. लावण्या 13 फैंटास्टिक. दिव्या 14 सुपर फैंटास्टिक. ठीक है. और आज की विजेता का नाम नेहा. ठीक है 15 on 15. चलिए हमारी तरफ से नेहा, what I can do for you is clap from here. Okay. Hope you are able to hear my clapping from here. Okay. Great performance, great thing done. Okay. चलिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपके लिए क्लैप यार अपनी तरफ से कर दीजिए इसके लिए. ठीक है. So from your place you can clap. Okay. Yeah. Great. So that's the spirit and that is the way it is. ठीक है. So this was an introduction to something which is called as structure of atom. हम लोग already 11 चालू कर चुके हैं. ठीक है. और ये आपका पहला चैप्टर है major, which is structure of atoms, which is there in 11th standard. We have already started. Okay. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. And we'll continue forward. हम लोग later on continue करेंगे. But concept मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे. So keep working and all the best till we meet next time. ठीक है ना? चलो take care. Bye bye. See you. Yeah. Bye.